जय हिंद साथियों। महाराष्ट्र सांगली थाने में सीनियर ऑफिसर को दिल दे बैठी लेडी इंस्पेक्टर के कत्ल की कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूं। 26 जनवरी 2017 की यह बात है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक नाम बुलाया जाता है, आवाज़ लगाई जाती है। नाम था महाराष्ट्र पुलिस के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर। दरअसल उन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए राष्ट्रपति को सम्मानित करना था। राष्ट्रपति होते हैं प्रणब मुखर्जी और उनको मेडल देकर सम्मानित करते हैं। वहीं बड़ी वाहवाही होती है। अभी 5 दिन ही बीते थे कि 5 दिन के बाद उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है कि इन्होंने एक कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करते हैं और उस टुकड़े करने के बाद अपने घर के फ्रिज में इस लाश को पैक कर देते हैं। 22 महीने के बाद जब इस घटनाक्रम की गूंज चारों तरफ फैलती है तो लोगों को जब इस सच के बारे में पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, आखिरकार वो इतना भयानक कत्ल कैसे कर सकता है। आज कहानी इसी इंस्पेक्टर की है। आखिरकार उसने कत्ल क्यों किया था और किसका कत्ल किया था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला कोल्हापुर। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है अश्वनी विद्रे। अश्वनी विद्रे पढ़ने में ठीक ठाक थी, लेकिन परिवार वालों ने उसकी शादी कर दी। साल 2005 में शादी होती है राजू गोरे नाम के एक लड़के से। जब शादी हो जाती है तो वह पति से मिलती है। पति से बातचीत होने के दौरान उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो उसका पति कहता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम पढ़ना चाहती हो तो आराम से मेहनत करो, भी इस जिस चीज़ की ज़रूरत हो मैं तुम्हारे लिए मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पति ने जब उसका साथ दिया तो उसने जो वो लड़की थी उसने मेहनत करना शुरू कर दिया और उसने MPSC यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की उसने तैयारी शुरू की और 2 साल के बाद ही यानी कि शादी के 2 साल बाद उसने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करती है उसको सब इंस्पेक्टर का एक पोस्ट मिलता है और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलने के बाद ट्रेनिंग होने के बाद उसको साल 2007 में ही उसकी पहली पोस्टिंग पूरे ज़िले के अंदर ही, पूरे ज़िले में वह पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर रह रही थी। अपने परिवार का भी ध्यान रखना होता था, यानी कि पति का भी ध्यान रखना होता था और अपनी नौकरी भी बड़ी अच्छे से बड़ी ईमानदारी से साथ नौकरी कर रही थी। 3 साल तक यहाँ पर पोस्टिंग रहती है और 3 साल के बाद इनका ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाता है। ट्रांसफ़र होकर सीधा जाती है सांगली ज़िले में और जो सांगली ज़िले में पहुँचती है तो वहाँ जाने के बाद वो अपनी एक बेटी को भी जो पैदा हो जाती है। इस बीच में बड़ी प्यारी सी बेटी और पति के साथ सांगली में जाकर शिफ्ट हो जाती है। एक कमरा लेते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार बड़ी जिम्मेदारी मिला करती थी, इसलिए जिम्मेदारी मिलने के बाद थोड़ा से अटक जाया करती थी, समझ नहीं आता था, तो इसलिए अपने सीनियर के पास पहुँच जाया करती थी। सीनियर इंस्पेक्टर थे इसी थाने के अंदर। जिस थाने में उनकी पोस्टिंग होती है उनका नाम अभय कुरुंद होता है। कुरुंदकर उनके पास जाते और उनके मदद मांगती। बहुत अच्छा स्वभाव होता है इस इंस्पेक्टर का और वो लेडी इंस्पेक्टर की मदद कर दिया करते थे। जब मदद कर दिया करते थे तो थैंक यू बोलने पर उन्होंने कहा कि नहीं, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का यह काम है। इसी तरह से जब अच्छी अच्छी बातें शुरू हो जाती हैं दोनों के बीच में तो अच्छी अच्छी बातों की वजह से उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती ज़्यादा गहरी होने लगती है, इसलिए दोस्ती के बीच में ही प्यार भी हो जाता है और प्यार भी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन इन्हें मिलने मिलाने का भी कहीं मौका नहीं मिलता था। यह महिला ड्यूटी करती थी और ड्यूटी करने के बाद फिर अपने घर पे आ जाया करती थी। घर पर बेटी और पति इंतज़ार कर रहा था। उधर जो इंस्पेक्टर होता है उसकी भी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चों का बाप होता है। दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी के हकीकत अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे और वक्त मिलता था तो कहीं जाकर यह मुलाकात भी किया करते थे। लेकिन यानी कि इन दोनों के बीच में आपसी जो शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे और ये दोनों एक दूसरे के बड़े करीब आने लगते हैं। साल 2013
आता है और साल 2013 आने के बाद इस महिला इंस्पेक्टर यानी कि अब सांगली से ट्रांसफ़र हो जाता है रत्नागिरी ज़िले के अंदर। अब जब रत्नागिरी ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है तो यह कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए छटपटाते थे, परेशान होते थे। अब यहाँ से यानी कि सांगली से रत्नागिरी की जो दूरी होती थी लगभग 172 किलोमीटर की दूरी होती थी। यदि कार से इस सफ़र को तय करते थे तो लगभग इस सफ़र को तय करने के लिए 4 घंटे 40 मिनट का समय जो वक्त लगता था और इंस्पेक्टर को इस वक्त में कोई परेशानी नहीं होती थी। वह सीधा सांगली से रत्नागिरी के लिए गाड़ी अपना लेकर जाता था और मिलकर वो बातचीत करता था। जब वक्त आगे बढ़ने लगा, वक्त आगे बढ़ते बढ़ते इनका प्यार और ज़्यादा गहरा होने लगता है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वह महिला इंस्पेक्टर दोनों एक दूसरे से जब मौका मिलता तब मिल लिया करते थे। अक्टूबर 2014 का वो महीना था। एक दिन उस महिला इंस्पेक्टर ने अपने पति, जिनका नाम होता है राजू गोरे, उससे कहती है कि मैंने शादी कर ली है, यानी कि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ कागज़ हैं, आप इन्हें देख सकते हो और मैं आपकी ज़िंदगी से अब दूर जाना चाहती हूँ। तुम बेटी को लेकर आराम से रहना और मैं कभी कभार इससे मिलने के लिए आ जाया करूँगी। यानी कि उस महिला इंस्पेक्टर ने अपने पति को समझाने की कोशिश की और उसका पति चुपचाप रहता, खामोश रहता और उसे पता था, क्योंकि वो जान चुका था कि जिस तरह से उसकी बीवी उसको लगातार उससे दूर जा रही थी, वह किसी और के यानी कि इंस्पेक्टर के चक्कर में थी। तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से कहीं ना कहीं आभास हो चुका था। वह जान चुका था कि शायद मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा तो यह रुक नहीं पाएगी, इसलिए उसने उसको जाने दिया। जब वो महिला चली जाती है और अपनी बेटी से मिलने के लिए कभी कभार जाया करती थी, इस तरह से लगातार वक्त आगे बढ़ने लगता है। 4 महीने तक वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आती रही, लेकिन 4 महीने जब बीत जाते हैं फरवरी 2015 में, उसके बाद से वो अपनी बेटी से कभी मिलने के लिए नहीं आई। नवीन मुंबई में वह एक कमरा लेती है। कमरा लेने के बाद जब इस बीच में उसकी पोस्टिंग यहाँ से रत्नागिरी की से भी अलग हो जाती है, वह मानव अधिकार आयोग में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। वहाँ पर रहने लगती है और एक कमरा ले लिया था। जब कोई रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी, अब इंस्पेक्टर उसके कमरे में आता और रुकता था। एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। ज़िंदगी के ये इनके बहुत ही खूबसूरत दिन होते हैं। 11 अप्रैल 2016 को एक दिन वह अपने कमरे से निकलती है, गार्ड से कहती है कि गार्ड, मुझे दूध वाले से जो मेरा दूध वाला है उससे बोलना कि कई दिन तक वो दूध लेके बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो मुझे ज़रूरी काम से कहीं बाहर जाना है। यहाँ से निकल जाती है। 15 अप्रैल 2016 को उसका भाई होता है, छोटा भाई, जिसका नाम आनंद होता है, जो किसी दूसरे शहर में रहकर नौकरी करता है, उसको व्हाट्सअप करती है। व्हाट्सअप करने के बाद कहती है कि मैं किसी दूसरे काम से यूपी जा रही हूँ, वहाँ पर मुझे एक मामले की जांच पड़ताल करनी है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर अपने भाई को मैसेज देती है और मैसेज देने के बाद ये चली जाती है। और उसके बाद लगभग 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना बीतने के बाद मई का प्रथम सप्ताह था। साल 2016 की यह बात पुलिस हेडक्वार्टर से कोल्हापुर इस लेडी इंस्पेक्टर के पिता के पास फ़ोन पहुंचता है कि तुम्हारी बेटी कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रही है, क्या बात है, क्या तुम्हारी बेटी यहाँ पर आई है? कोल्हापुर में जब उनके पिता कहते हैं ऐसा तो नहीं है, वह तो वहाँ ड्यूटी ही कर रही है, अभी बोल के गई थी कि वह उत्तर प्रदेश जा रही है किसी काम से। तो आज भी इस केस को लड़ने के बाद उसका पति इस मामले की जांच करने के लिए, जो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जांच नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं, जैसे कि लड़की को यानी कि इंस्पेक्टर के पिता ने यह बात सुनी, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह अपने बेटे आनंद से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो बहन है वह काफ़ी दिन से गायब हैं, उसका कहीं पता नहीं है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? वह भाई छुट्टी लेकर सीधा मुंबई पहुंचता है। वहां आने के बाद अपनी बहन को तलाश करना शुरू कर देता है। जिस व्यक्ति के संपर्क में वह महिला थी, वह जहां जहां वह रहती थी वहां वहां उसका भाई आनंद लगातार जाता था, लेकिन कहीं से कोई सफलता उसे नहीं मिलती है। जब सफलता नहीं मिलती तो 2016 को जुलाई में जो एक कॉलोनी
वो बोली एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी का एक पेपर दर्ज करा देता है और कराने के बाद पुलिस से लगातार कोशिश कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उसकी बहन मिल जाए तो अच्छा है। बहन मिल नहीं रही थी, इसलिए वो लगातार अपनी तरफ से कोशिश करता रहता है। ठीक 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद पता नहीं चलता है, किसी तरकीब से वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेता है। जो इसका पहला पति होता है वो भी मिलने का समय लेता है और मिलने के समय लेने के बाद फिर मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच बड़ी अच्छे से कराते हैं और ईमानदारी से कराते हैं। जब जांच का सिलसिला शुरू होता है तब जाकर पुलिस के सामने जो चौंकाने वाली बातें आती हैं वो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली बात होती है। दरअसल पुलिस ने सबसे पहले इसके पति को ही उठाया, उससे बातचीत की, उससे कहा कि तुमने अपनी पति को कहाँ छुपाया है, जगह बताओ। जब यह बात पति तक पहुँचती है तो पति कहता है कि मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे पूछो जिससे वो फ़ोन पर बहुत सारी बातें किया करती थी, जिसके साथ वो रहने की बातें करती थी। मेरे पास से तो वह अक्टूबर 2014 से लापता हो गई और मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे ही एक नाम आता है अभय कुरुंदकर, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर होता है, सीनियर इंस्पेक्टर होता है, उससे पुलिस कैसे बात करे। लेकिन जब मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश था तो आखिरकार उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। वह कहता है कि हाँ, जिस दिन वो वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकली थी, वह मानव अधिकार आयोग के ऑफिस से निकली थी शाम 6:40 पर। वो शाम का यानी कि वहाँ पर एक कमरा होता है, वहाँ पर आती है 11:40 पर। एक होटल में रहते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो चली जाती है। इस लेडी इंस्पेक्टर का नंबर इसी बीच में स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद उसका नंबर खुलता ज़रूर है, लेकिन फिर वो मिलती नहीं है। कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में इंस्पेक्टर के नंबर CDR जब निकलवाई जाती है, उसमें एक ऐसा नंबर था जिससे लगभग कई सालों से बहुत सारी बातें होती थी। जब उस व्यक्ति को पुलिस ने तलाशने की कोशिश की तो उसका नाम निकलकर सामने आता है, कुंदन हरी। दरअसल कुंदन हरी जो लगभग 20 साल से इसी इंस्पेक्टर का वो ड्राइवर होता है, उससे जब पूछा जाता है कि तुम उस दिन से कहाँ थे, यानी कि दोनों लोकेशन बिल्कुल ठीक ठाक थी, यानी कि भाईंदर ज़िले में ही आ रही थी, भाईंदर जगह में आ रही थी। तो इससे कुंदन भंडारी से पूछा जाता है तो कहता है कि साहब, मैं साथ में उनके होटल में ही रुका हुआ था जिस होटल में इन्होंने खाना खाया था। अब पुलिस ने वहाँ जाकर जब क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चलता है कि वहाँ पर एक महिला ज़रूर आई थी, लेकिन ड्राइवर नहीं आया था, ना ही ड्राइवर रात को रुका था। तब पुलिस ने उस ड्राइवर से अपने तरीके से जब पूछताछ की, जब उससे सख्ती से पूछा, तब उसने एक नाम लिया जिसका नाम होता है महेश फालिनकर। और महेश फालिनकर जो होता है वह पुलिस इंस्पेक्टर का बहुत खास दोस्त होता है, बचपन का दोस्त होता है। जब पुलिस उसको उठाती है, गिरफ्तार करती है, उसके साथ जब सख्ती से पेश आती है, तब वो कहानी बताता है। दरअसल उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था। हरेंद्र के बारे में कमरे में लेकर जाते हैं और जब महेंद्र उसका कमरा यानी कि एक जगह थी, फ्लैट था, मुकुंद जगह थी महेंद्र में, वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद उस महिला को मारते हैं। मारने के बाद जो कटर मशीन होती है, कटर मशीन से उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों को फ्रिज के अंदर पैक कर देते हैं। बाकी जो बड़े टुकड़े बचते हैं उन टुकड़ों को बसई खाड़ी लगती है। उस बसई खाड़ी में बहुत ज़्यादा पानी होता है। उस खाड़ी में, उस पानी में यानी कि उस पानी में लाश के टुकड़ों को फेंक दिया जाता है। पुलिस अब उन टुकड़ों को लगातार तलाशने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो टुकड़े आसानी से हाथ नहीं आते। जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया तो आखिरकार उसमें 1-2 नहीं बल्कि उस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ उसका ड्राइवर कुंदन भंडारी, उसका बचपन का दोस्त महेश फालिनकर और उसका एक और साथी होता है राजेश पाटिल, यह इनको गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन्हें जेल भेज देती है। और व्यक्ति जिसको हाल ही में अभी वह भारत के राष्ट्रपति मुखर्जी ने सम्मानित किया था, उसी व्यक्ति ने एक महिला यानी कि अपनी प्रेमिका के जो कि शादीशुदा होती है, वह खुद भी शादीशुदा होता है। जब उससे पूछा जाता है इसका कत्ल क्यों किया तो उसने
कहा कि लगातार शादी का दबाव बना रही थी, प्रेशर में बना रही थी। तो इस प्रेशर में मैं बहुत तंग आ चुका था, परेशान हो चुका था। मैं अपने बच्चों को, अपने बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था। वो भी मुझ पर लगातार दबाव बना रही थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। इसलिए उसका कत्ल किया, इसलिए उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए, इसलिए उसकी लाश के टुकड़ों को जब वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे तो फ्रिज के अंदर उन्हें पैक कर दिया था। लगभग 22 महीने के बाद इस घटनाक्रम का जब खुलासा हुआ था, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जो राष्ट्रपति के मेडल प्राप्त था वो व्यक्ति कातिल हो सकता है, और कत्ल भी उसने इतना भयानक रूप से किया था कि दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कई बार अपनों से जो धोखा किया जाता है उसके बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाहर भी आपको वफ़ा ही मिलेगी, आपके साथ बाहर भी धोखा ही हो सकता है। इसलिए किसी को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। इस महिला ने अपने पति, अपनी बेटी को धोखा दिया, और धोखे की कीमत में इसको इस तरह से कीमत को चुकानी पड़ रही है। लेकिन यह बताया जाता है कि पूरी मदद कर रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पत्नी को न्याय दिलाने की लगातार कोशिश कर रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।